हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 5 तक जो है डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अध्याय 6 और अध्याय 7। तो आपका जो अध्याय 6 है ये बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसकी धारा 31 क्या कहती है? बालकों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी यानी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, धारा 31(1) क्या कहती है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी भी स्थिति हो, उक्त अधिनियम में उन्हें दिए गए कार्यों के अलावा निम्न कार्य भी करेंगे। कौन कौन से कार्य करने होंगे? धारा 31(1) के तहत वे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, पहला है इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत बाल अधिकारों के रक्षोपायों का परीक्षण और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परामर्श प्रदान करना। ठीक है, यह पहला कार्य। दूसरा, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना। साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकारों के संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और 24 के तहत उपबंधित आवश्यक उपाय करना। तो ये सभी कार्य जो है करने होंगे धारा 31(1) के तहत। अब है धारा 31(2). ये क्या कहती है? उक्त आयोगों को उपधारा 1 के खंड ग के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समुदेशित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 31(3). ये क्या कहती है? जहाँ किसी राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है, वह समुचित सरकार उपधारा 1 के अधिकारों का संरक्षण खंड क से खंड ग में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करते हुए वित्त रीति में और वित्त निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकरण का गठन जो है वो कर सकेगी धारा 31(3) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी धारा 32। इसमें शिकायतों के निपटारे से संबंधित है। ठीक है, धारा 32(1) क्या कहती है? धारा 31 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के बावजूद भी इस अधिनियम के तहत बाल अधिकारों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो वो क्या करेगा? आधिकारिकता वाले स्थानीय प्राधिकरण में लिखित में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। धारा 32(2) क्या कहती है? उपधारा 1 के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ठीक है, ऊपर जो उपधारा थी उसमें जो शिकायत की थी वो शिकायत प्राप्त होने के बाद स्थानीय प्राधिकारी क्या करेगा? संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के बाद शिकायत का 3 माह के अंदर जो है निपटारा करेगा। धारा 32(3) क्या कहती है? स्थानीय प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उसके निर्णय के विरुद्ध राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या इस अधिनियम की धारा 31(3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ठीक है, धारा 32(4) क्या कहती है? उपधारा 3 जो ऊपर डिस्कस की है इसके तहत प्राप्त शिकायत को राज्य बाल संरक्षण आयोग या धारा 31(3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो अधिनियम की धारा 31(3)(c) के अधीन अपील का निपटारा जो है वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी धारा 33, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित है। तो धारा 33 क्या कहती है? केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी एनएसी का गठन करेगी जिसमें 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, यानी अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं और कितने सदस्य होंगे? जितने केंद्र सरकार उचित समझे उतने। ठीक है, एवं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अधिकारों का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार इस परिषद में अधिकतम 15 सदस्य जो है वो हो सकते हैं। धारा 33(2) क्या कहती है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के संबंध में समुचित सलाह जो है वो प्रदान करेगी। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद से संबंधित है। ठीक है, 34(1) क्या कहती है? राज्य सरकार उतनी संख्या के सदस्यों वाली जो वह आवश्यक समझे तथा जो 15 से अधिक न हो अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद यानी एचएससी का गठन करेगी और परिषद के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे जो प्रारंभिक शिक्षा, बाल विकास और बाल अधिकारों के मामलों का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भी रखते हो। इसके बाद है धारा 34(2). ये क्या कहती है? राज्य सलाहकार परिषद राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के मामले में सलाह देगी। ठीक है, तो यह है राज्य सलाहकार परिषद का काम। अब राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 28 में क्या है? राज्य सलाहकार परिषद के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करें तो इस परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे? परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री। ठीक है, नामित सदस्यों के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग से कम 3 सदस्य होंगे। कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जिसे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान जिसके पास होगा
वो होगा। ठीक है, कम से कम एक सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पदेन सदस्य की। तो प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, ठीक है, सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, निदेशक SCERT का, आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान क्या होगा, परिषद का सदस्य सचिव होगा। तो इस प्रकार से ये 15 सदस्य होंगे। परिषद की 1/3 सदस्य कौन होंगी, महिलाएं होंगी। परिषद के नामित सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष होगा। ठीक है, और सदस्य जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक सदस्य नामित नहीं होगा। ठीक है, अब आपका अध्याय 7। ठीक है, अध्याय 7 की धारा 35 क्या कहती है, निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति। ठीक है, 35(1) के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जो है जारी कर सकती है। धारा 35(2) क्या कहती है, समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंधन समिति को जो वे आवश्यक समझे निर्देश दे सकती है या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है। धारा 35(3) क्या कहती है, स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति को आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है या निर्देश भी दे सकती है। ठीक है, धारा 38(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में उत्पन्न किसी भी कठिनाई को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा आवश्यक उपबंध कर सकती है और इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना द्वारा आवश्यक नियमों का निर्माण जो है वो कर सकेगी। अब बात कर लेते हैं समुचित सरकार और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं। देखिए, सरकार और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे विनिवारित न हो। ठीक है, अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का विहित रीति से अभिलेख रखेगा। ठीक है, अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करेगा और मॉनिटर करेगा। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद, शिक्षा सामग्री भी है वो उपलब्ध कराएगा। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण वाली सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रवासी कुटुंबों और जो घुमंतु लोग हैं उनके बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अपनी आधिकारिकता के भीतर विद्यालयों के कार्य संचालन को मॉनिटर करेगा। शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा। ठीक है, तो ये सभी कार्य आपको जो है समुचित सरकार या प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की कर्तव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 7 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है ये। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बालकों हेतु विद्यालय जो है 2 किलोमीटर तक की पैदल दूरी के अंदर स्थापित किया जाएगा। दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्र आदि के मामलों में राज्य सरकार या प्राधिकारी किसी ऐसे आवासीय क्षेत्र में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 है तथा 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 20 बालक जहाँ पर उपस्थित है ना, वहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक का एक विद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही किसी ऐसे आवासीय क्षेत्र जिसमें कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों में से कम 30 बालक हैं। ठीक है, ऐसे विद्यालय में 30 बालक हैं तो वहाँ 6 से 8 तक का एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम 8 के तहत प्रावधान है कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच जो है सामाजिक एवं आर्थिक कारणों के कारण प्रतिबंधित न हो। नियम 8 के तहत राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का एक और उत्तरदायित्व है, वो क्या है, निर्धारित विद्यालयों में प्रवेश लेने वाला बालक अधिनियम की धारा 3(2) में निर्दिष्ट के अनुसार निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और अन्य सहायक सामग्रियों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है। प्रमाण पत्र की बात करें तो नियम 12 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जो है शिक्षा के पूर्ण होने के 1 माह के भीतर जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शिकायत निवारण समिति की, नियम 24 के अंदर है। ठीक है,
राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। राज्य के स्वामित्व या उसके नियंत्रणाधीन विद्यालयों के अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्न सदस्यों वाली ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन होगा, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? BDO, ब्लॉक विकास अधिकारी। सदस्य कौन होगा? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। सदस्य सचिव कौन होगा? अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। साथ ही प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समितियों के ऊपर क्या होगा? एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा आपका जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO। नेक्स्ट आपका सदस्य कौन होगा? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। सदस्य सचिव कौन होगा? अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। साथ ही जो शिक्षक अपनी ब्लॉक शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट न हो, वो क्या करेगा? जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अंदर जो है अपील कर सकता है, ठीक है। बालकों और माता पिता या संरक्षक की शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसका निवारण SMC की बैठक के अंदर जो है किया जाएगा। अगर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्रवाई से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो क्या करेगा? राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है। अगर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष कर सकता है। 22 सितंबर 2008 को राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों हेतु राज्य के शिक्षण शुल्क जो है वो मुक्त कर दिया। अब राजस्थान 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, ठीक है। पूर्व में ये सुविधा केवल लड़कियों के लिए थी, ठीक है। अब है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राजस्थान विधानसभा ने 17 सितंबर 2015 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान के अंदर संशोधन किया। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान ने RT एक्ट 2009 की धारा 8 में संशोधन करके निम्न क्लोज 3 को जोड़ा है। क्या जोड़ा है? समुचित सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त करना सुनिश्चित करे, ठीक है। अधिनियम की धारा 16 के अंत में परंतु जोड़ा गया। क्या परंतु जोड़ा गया? ये देखो, परंतु यदि किसी बालक ने किसी कक्षा में कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया है तो उसे उसी कक्षा में रोका या फेल किया जा सकता है। पहले क्या था कि उसको फेल नहीं कर सकते, ये मूल अधिनियम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 2 के क्लोज C के बाद निम्न क्लोज CA जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक अधिनियम की धारा 24 में विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 के खंड घ में विद्यमान शब्द यथा अपेक्षित के स्थान पर क्या जोड़ दिया? कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित, ठीक है, ये प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अधिनियम की धारा 29(1) में विद्यमान शब्द पाठ्यक्रम के बाद एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के बीच में क्या जोड़ दिया? कक्षा का समुचित अधिगम स्तर, ये शब्द उसने जोड़ दिया है राजस्थान के अंदर, ठीक है। संसद ने RT एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा RT एक्ट की धारा 16 में संशोधन करके कक्षा 5 एवं 8 में बालक को अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान जो है वो कर दिया है। अब अनुत्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है RT एक्ट की धारा 7(6) के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल कुरिकुलम निर्धारित करने हेतु केंद्र सरकार ने NCERT नई दिल्ली को क्या घोषित किया है? शैक्षणिक प्राधिकारी अधिसूचित किया है, जो हम डिस्कस कर चुके। और धारा 23 के हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE को समुचित प्राधिकारी घोषित किया है, ठीक है। तो शैक्षिक प्राधिकारी किसको और समुचित प्राधिकारी किसको घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। धारा भी याद रखनी है किसके तहत किया है, ठीक है। NCERT को और NCTE को, ठीक है। NCTE को समुचित प्राधिकारी, NCERT को शैक्षणिक प्राधिकारी एकेडमिक अथॉरिटी जो है घोषित किया है। NCERT द्वारा तैयार NCF 2005 जो है उसी को प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। NCF क्या है? नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। तो इसी को प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2010 को अधिसूचित निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 29 के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। परिषद में अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 सदस्य होंगे, ठीक है। तो इसका गठन किया जाएगा, किसका? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होंगे, अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर कौन होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपका। नामित सदस्य केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो है रखते हो। कौन कौन होंगे ये? अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के कम से कम 3 सदस्य, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कम 1 सदस्य, और 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाला होगा, ठीक है। कम से कम 1 सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाला होगा, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ तक आपके? 1, ठीक है, और साथ ही 3 ये, 4, 5, 6,
7 तो ये हो गए, और पदेन सदस्य 5 होंगे, ठीक है। 7 और 5 12, अधिकतम 15 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 12 तो ये होंगे, ठीक है। पदेन सदस्यों में कौन आ गया? सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, निदेशक एनसीईआरटी का, कुलपति राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना व प्रशासन विश्वविद्यालय एनयूईपीए का, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई का अध्यक्ष। अध्यक्ष किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, सभी सदस्यों के अंदर 1/3 महिलाएं होंगी, ठीक है। सभी सदस्यों में 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। परिषद के नामित सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष होगा, ठीक है। अब है आयु के सबूत हेतु दस्तावेज। तो राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के नियम 12 के तहत बालक के प्रारंभिक शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु के सबूत में निम्न में से कोई भी दस्तावेज मान्य होगा। क्या क्या? जन्म प्रमाण पत्र है, मान्य होगा। जहाँ जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वहाँ पर अस्पताल सहायक नर्स व दाई यानी एएनएम का रजिस्टर या अभिलेख वो भी मान्य होगा। आंगनबाड़ी अभिलेख भी मान्य होगा, ठीक है। माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा भी, ये भी सभी प्रूफ जो है मान्य होंगे। प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि नियम 13 के विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तिथि से 6 माह की होगी, ठीक है। तो ये आपका अवधि होगी कब एडमिशन ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया, अनुसूची की धारा 19 और 25 में क्या है? विद्यालय के लिए प्रतिमान और मानक बताए गए हैं, ठीक है। क्या क्या मानक बताए गए हैं? देखिए, शिक्षकों की संख्या से संबंधित है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की। तो प्रवेश लिए गए बालकों की संख्या अगर 60 तक है तो शिक्षकों की संख्या 2, ठीक है। 61 से 90 तक है तो 3, 91 से 100 के बीच में है तो 4 शिक्षक, ठीक है। 100 से लेकर के 200 के मध्य है तो 5 शिक्षक। 150 बालकों से अधिक है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक होगा। 200 बालकों से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि प्रधान अध्यापक को छोड़ करके 40 से अधिक नहीं होगा। अर्थात 200 विद्यार्थियों से अधिक होने पर अधिकतम 40:1 का अनुपात जो है वो होगा छात्र शिक्षक के बीच में, ठीक है। यानी 40 शिक्षकों पर 1 अध्यापक, ठीक है। और 200 से कम बालक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? 30:1, ठीक है। यानी कि 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए यानी उच्च प्राथमिक स्तर की। तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक विषय वर्ग के लिए कम से कम 1 शिक्षक होगा। किस चीज़ के लिए? विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक और भाषा विशेष का 1 शिक्षक होगा, ठीक है। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ निम्न भी होंगे। कौन कौन होगा? 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होगा और निम्नलिखित में के लिए अंशकालिक शिक्षक होना चाहिए, यानी कला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भवन के बारे में। अवसंरचना मानदंड है, ठीक है। सभी मौसम वाले भवन जिनमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, ठीक है, सह प्रधान अध्यापक का कमरा होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ एक रसोई भी होनी चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए, ठीक है। सीमा दीवार और तारबाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों या शिक्षक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस होंगे। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में 800 शिक्षण घंटे होंगे, ठीक है। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ग 1000 शिक्षण घंटे जो है वो होंगे। नेक्स्ट आपका शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, तो प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे होंगे, ठीक है। यानी कि 45 घंटे पढ़ाना होगा, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, ठीक है। पठन पाठन और तैयारी के घंटे दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है अध्यापन शिक्षण उपस्कर, प्रति कक्षा के लिए अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत खाने की पुस्तकें भी उपलब्ध है, वो होनी चाहिए। खेल सामग्री, ठीक है, और खेल से संबंधित, क्रीड़ा से संबंधित उपस्कर की बात करें तो प्रत्येक कक्षा के अपेक्षा अनुसार ये सभी सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना। यह नियम 18 के अंदर है। प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्थापित विद्यालयों में RT एक्ट 2009 की धारा 23(1) द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्रणाली यानी NCTE द्वारा निर्धारित योग्यताएं नहीं रखने वाले कार्यरत शिक्षकों को अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष 31/3/2015 तक, ठीक है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करनी थी। और ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर चुके। लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों में स्थिरता प्रदान करके मार्च 2017 में ये अवधि 4 वर्ष बढ़ा करके कितनी कर दी? 31 मार्च 2019 तक के लिए छूट दे दी थी, अगर किसी शिक्षक के पास शैक्षणिक योग्यताएं नहीं है तो उसको अर्जित करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका असुविधाग्रस्त समूह या कमजोर वर्ग के बालकों का निःशुल्क प्रवेश। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बाल अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक अनुदानित या निजी विद्यालय को अपनी प्रारंभिक प्रवेश कक्षा यानी कक्षा 1 या पूर्व प्राथमिक कक्षा जैसी भी स्थिति हो उसमें विद्यालय की कुल का कम से कम 25% सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित असुविधाग्रस्त समूह या कमजोर वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। ठीक है, 25% सीटों पर। ठीक है, स्कूल की जितनी भी सीट है उसमें से 25% जो सीट है उन पर असुविधाग्रस्त समूह और कमजोर वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है तथा उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उसकी व्यवस्था करनी होगी। असुविधाग्रस्त समूह के अंदर कौन कौन शामिल है? देखिए, अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, ठीक है, विशेष पिछड़ा वर्ग वाले, जिनके माता पिता अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है। साथ ही PWD अधिनियम 1995 की धारा में यथा परिभाषित निःशक्तजन जो है ये सभी आपके असुविधाग्रस्त समूह के अंदर शामिल किए जाएंगे। कमजोर वर्ग में कौन शामिल होगा? वह बालक जिसके माता पिता या अभिभावक राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची यानी केंद्र व राज्यों की BPL सूची के अंदर शामिल है, वो कमजोर वर्ग के अंदर आ गए। वह बालक जिसके माता पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय 25 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है, 2.5 है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो इसके अंदर कमजोर वर्ग के अंदर आ गए। ठीक है, उपयुक्त वर्गों के बालकों को प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत समक्ष प्राधिकारी वर्तमान में तहसीलदार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र PWD एक्ट के तहत घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये BPL वाला और ये निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र है, ये सभी इन अधिकारियों के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बालक की आयु के संबंध में स्वीकृत प्रमाण पत्र जो हम डिस्कस कर चुके, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, ANM का रजिस्टर, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड या फिर माता पिता संरक्षक द्वारा की गई घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद्यालय द्वारा इस समूह के बालकों के प्रवेश के लिए आवेदन शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में गुलाबी रंग में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या है? इन आवेदन पत्रों का एक अलग रजिस्टर में पंजीयन करना होगा। यदि विद्यालय क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका से प्रवेश लेने वाले बालकों के आवेदन पर निर्धारित सीटों से अधिक है तो उस गांव या वार्ड के बालकों को प्राथमिकता दी जाती है जिस गांव या वार्ड में वह विद्यालय स्थित है। ठीक है, उक्त गांव या वार्ड के बालकों के प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या भी निर्धारित सीटों से अधिक होने पर लॉटरी द्वारा प्रवेश दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निजी संस्थाओं में इन 25% सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नियम 11 में दी गई विधि से किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 6 और अध्याय 7। इसी के साथ आपका RTE एक्ट 2009 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।